चंपारण, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। नील की अंतरिम रिपोर्ट पर सरकार ने सम्मति नहीं दी थी। महात्मा चंपारण के गांवों में दौरा कर रहे थे। किसानों के बयान लिखने का सिलसिला जारी था। तभी 29 मई को तार मिला कि गांधी 4 जून को रांची पहुंचे। छोटे लाट एडवर्ड गेट उनसे चर्चा करना चाहते हैं। तार से स्पष्ट नहीं था कि चर्चा किन विषयों पर होनी है, लेकिन तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं था। इतना तय था कि यह सामान्य शिष्टाचार भेंट से आगे की बात होगी। इस बुलाहट से बेतिया में खलबली मच गई। महात्मा इसका आकलन किस तरह कर रहे थे नहीं मालूम, लेकिन वकीलों के दल के लिए समझना मुश्किल था कि सरकार उन्हें अचानक रांची क्यों बुला रही है। मतलब क्या है? क्या निलहे गोरे अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए हैं? ये उनकी नई चाल है और सरकार उनकी बातों में आ गई है। आम राय थी कि बुलावा चंपारण रिपोर्ट के संदर्भ में नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार की ओर से तब तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। निलहों की कानाफूसियां जरूर जारी थीं। सब सहमत थे कि बात चाहे जो हो सीधी नहीं है, दाल में कुछ काला जरूर है। वकील समूह ने महात्मा से विचार विमर्श किया, जो अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं था। चर्चा थी कि ये हो न हो गांधी को चंपारण से हटाने की मुहिम का हिस्सा है, जिसकी कोशिश निलहे लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि महात्मा का आकलन कुछ भिन्न था। सरकार और निलहों की मिलीभगत की बात छिपी नहीं थी। सवाल था कि अगर ऐसा हुआ तो चंपारण अभियान का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। कोई नहीं चाहता था कि गांधी की अनुपस्थिति की वजह से अभियान में बाधा पहुंचे। आनन फानन में मदन मोहन मालवीय को तार भेजा गया। एक तार महात्मा ने कलकत्ता भेजा, कस्तूरबा को रांची आने के लिए। देवदास गांधी को साबरमती आश्रम से बुला लिया गया। लेखक और चंपारण पर शोध कर रहे अरविंद मोहन कहते हैं कि महात्मा बहुत परेशान नहीं थे। उत्तराधिकारी चुनने का प्रश्न उनके जीवन में पहली बार नहीं आया था। उत्तराधिकारी तय करना गांधी की आदत में है। सब जगह अपना उत्तराधिकारी बार बार वो तय करते हैं। बल्कि इसके पहले भी एक राउंड जब चंपारण में शुरू में अरेस्ट की स्थिति आई थी, तब भी उन्होंने उत्तराधिकारियों की पूरी सूची बना ली, 2-2 लोगों की। तो इस बार भी उत्तराधिकारी तय करके कि मैं न लौटूं तो फिर कौन काम देखेगा, ये तय करके ही वो निकले थे। एक सवाल तब भी बचा हुआ था कि मदन मोहन मालवीय को बुलाने का फैसला किसका था। कारण ये कि चंपारण अभियान से पहले महात्मा उन्हें आने से मना कर चुके थे, बल्कि उन्होंने पूरी कांग्रेस को अपने अभियान से दूर रखा था। कहा था जिसकी जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। इस दृष्टि से मालवीय को आमंत्रित करने का अर्थ अभियान के नेतृत्व को विस्तार देना तो था ही, ये भी था कि अब उसका स्वरूप क्षेत्रीय से राष्ट्रीय हो जाएगा। अरविंद मोहन का मानना है कि मालवीय को तार भेजना गांधी की सहमति से हुआ होगा, क्योंकि सभी प्रमुख निर्णय उन्हीं के होते थे। मेरे ख्याल गांधी का ही निर्णय है, और सिर्फ मालवीय जी ही नहीं आए हैं। आंदोलन के जितने सिंपैथाइजर थे, हसन इमाम, उनके भाई, फिर उसके बाद मजहरुल हक साहब, सच्चिदानंद सिन्हा, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, बैजनाथ सिंह, जो भी नाम आप उस समय के बिहार के सेलिब्रिटीज़ का लीजिए, लगभग सब लोग इनके पक्ष में थे। और सब लोग जब ये चंपारण आ गए थे, इनको नोटिस मिला, तब पटना में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें भी मालवीय जी थे। तो वो एक यूनिट की तरह लगभग काम कर रहे थे कि गांधी को सपोर्ट करना है तो यही मंडली है। अगली बैठक के सिलसिले में बाबू राजेंद्र प्रसाद को पटना रवाना कर दिया गया। उन्हें अन्य नेताओं से भेंट का जिम्मा दिया गया था। मदन मोहन मालवीय 1 जून को पंजाब मेल से पटना पहुंच गए,
जबकि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को साथ लेकर महात्मा अगले दिन आए। पटना की बैठक में महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के साथ उस समय कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। सबने ब्रजकिशोर प्रसाद और वैद्य नारायण की बात ध्यान से सुनी और अंत में तय हुआ कि अगर महात्मा पर रांची में कार्रवाई हुई और उन्हें रोक लिया गया तो मालवीय, और उन्हें रोका गया तो मजहरुल हक चंपारण अभियान का नेतृत्व संभालेंगे। देश भर में बाकी नेताओं को इस आशय के पत्र लिखे गए और उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत करा दिया गया। पटना या चंपारण आने की बात उन पत्रों में नहीं थी। बैठक के बाद बृजकिशोर प्रसाद को साथ लेकर महात्मा रांची रवाना हो गए और मालवीय प्रयाग। स्थानीय नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया, लेकिन सबकी निगाहें रांची पर थीं। कान उधर लगे थे कि क्या खबर आती है। इतिहासकार हिमांशु चतुर्वेदी का कहना है कि हालांकि आधुनिक राष्ट्रवाद 1885 के बाद उभरने लगता है, उसका सही अर्थों में विस्तार चंपारण से होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का सिंहद्वार चंपारण है। हालांकि वो एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे पूरी होती है, रातों रात कुछ नहीं होता। हिमांशु चतुर्वेदी। नेशनलिज्म एज सच कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दी गई और हर कोई राष्ट्रवादी हो गया या नेशनलिस्ट हो गया। लोकल इश्यूज़ हैं बहुत सारे, जो लोकल इश्यूज़ ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ हैं, और उन लोकल ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ से जुड़े हुए जो सोशल ग्रुप्स हैं, वो सोशल ग्रुप्स आपको धीरे धीरे शना शना मेन स्ट्रीम में आते हुए दिखाई देंगे। नीलहे और उनके समर्थक महात्मा गांधी की रांची बुलाहट में अपने ढंग से उम्मीद देख रहे थे। लगता था कि शायद सरकार ने उनकी दलील सुन ली है, उनका अभियान कामयाब हो गया है। करीब 1.5 महीना बाद गांधी को चंपारण छोड़ना पड़ा है। इसे अवसर की तरह देखते हुए उन्होंने सारे तर्क उड़ेल दिए, अभियान तेज कर दिया, तरकश का एक एक तीर चला डाला, क्योंकि उनके लिए यह आखिरी मौका था। सरकार उनकी ओर झुकी दिख रही थी। उस दौर में सरकार से निलहों की चिट्ठी पत्री आश्चर्यजनक रूप से कई गुना बढ़ गई। अफवाहें और खबरें एक दूसरे के मुकाबले में थीं। अफवाहें खबर बनती थीं और खबरें अफवाह। घालमेल हो गया था। अंग्रेज परस्त अखबार इन्हीं खबरों से अटे पड़े थे, जबकि हिंदुस्तानी समाचार पत्र आशंकित होने के बावजूद इसे सकारात्मक तो नहीं पर उम्मीद के साथ देख रहे थे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन उसकी खबरें कई बार अंदर के पन्नों पर चली जाती थीं, बल्कि किसी किसी दिन एकदम नदारद। चंपारण का महत्व सिर चढ़कर बोल रहा था। उसी दौर में एक लेख हितवाद में छपा। लिखा था, भारत देश गांधी को महात्मा समझता है। क्षुद्र स्वार्थी अंग्रेजों के कहने पर सरकार ने महात्मा पर हाथ छोड़ा तो वो सिर्फ भारत नहीं, विलायत के लिए भी अशुभ होगा। सरकार अपनी बेवकूफी से एक नायक को शहीद बना देगी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।